नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम नवंबर 2023 का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले अपन राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू करेंगे। अपन मंथली करंट अफेयर्स है वो पिछली क्लासों में देखते आ रहे थे, है ना। और अक्टूबर तक का अपन ने पिछली टाइम में कर लिया था। तो आज जो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है स्पेशली नवंबर 2023 से रिलेटेड है, और फिर दिसंबर के और फिर जनवरी के, इस टाइप से अपन आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अपन नेशनल जो लेवल का करंट अफेयर्स है या राष्ट्रीय घटनाक्रम है वहां से क्वेश्चंस लिया है। और क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉक के लिए एक संकल्प सप्ताह नामक एक कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं घुमा फिरा के। एक तो ये कि आकांक्षी ब्लॉक क्या है, फिर एक ये संकल्प सप्ताह है, इसी के लिए है, इस प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि ये आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम है क्या। तो ये जो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम है, जिसको ABP प्रोग्राम भी बोलते हैं, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, है ना। ये जो प्रोग्राम है भारत सरकार का एक मतलब योजना टाइप से है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पहले आकांक्षी जिला प्रोग्राम चलता था, भारत सरकार के द्वारा आकांक्षी जिला या डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोग्राम चलता था। उसमें आकांक्षी अर्थात एस्पिरेंट के रूप में, मतलब जो सबसे पिछड़े इलाके थे, उन 105 डिस्ट्रिक्ट्स को पहले सेलेक्ट किया गया था। उन 105 डिस्ट्रिक्ट्स को सबसे पहले सेलेक्ट किया गया था। ऋषिकेश गुप्ता जी, राहुल सरोज जी, नंदनी जी, विवेक जी, कमलेश मिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो देखिए ABP प्रोग्राम, ये एक्चुअली पहले भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था आकांक्षी जिला, है ना। किस नाम से? आकांक्षी जिला नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिला कार्यक्रम, है ना। और इसमें क्या था, देश भर के सबसे पिछड़े जो जिले थे उनको मतलब विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रोग्राम था। और पूरे देश में 105 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे छांटे गए थे अलग अलग राज्यों से, जो सबसे पिछड़े जिले हुआ करते थे। अब उन्हीं जिलों में से बाद में आगे चल करके देखा गया कि ब्लॉक लेवल पे और प्रॉब्लम है शासन को लेकर के, लोगों की, है ना, इस टाइप से बहुत सारी चीजें, सुनवाई नहीं होती है टाइम पे, बहुत सारी। रूमा प्रजापति जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अभिषेक पासवान जी, गुड मॉर्निंग। तो भारत सरकार का एक प्रोग्राम चलता था पहले आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से, है ना। और आकांक्षी का मतलब है एस्पिरेंट, जो मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, डेवलपमेंट की दौड़ में आगे शामिल होना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, लेकिन पिछड़े हुए प्रेजेंट में, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक भारत सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया था। इसमें 105 डिस्ट्रिक्ट से वो पूरे देश भर से चिन्हित किए गए थे, छांटे गए थे, चयन किया गया था। और वो डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो पूरी तरह से मतलब एक तरह से पिछड़े डिस्ट्रिक्ट थे, है ना। कैसे थे? पिछड़े डिस्ट्रिक्ट थे। काजल पाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आगे चल करके इसी प्रोग्राम का एक सब पार्ट के रूप में ABP, है ना, आकांक्षी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट्स किस में बटे होते हैं? प्रशासन के हिसाब से ब्लॉक्स में बटे हुए थे। तो उन ब्लॉक में भी देखा गया कि कई बार शासन के संबंधित जो कामकाज होते हैं वो सही तरीके से वहां नहीं होता है, अर्थात सरकार की जो सेवाएं हैं प्रॉपर ढंग से नहीं मिलती है। उनके सुधार के लिए ये कार्यक्रम है, ये शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। और अभी इसमें 500 ब्लॉक शामिल है। कितने ब्लॉक शामिल है? इसमें 500 ब्लॉक है। वो 300 लगभग प्लस डिस्ट्रिक्ट से 500 ब्लॉक्स को है वो शामिल किया गया है, है ना। तो ये भारत सरकार का एक प्रोग्राम है आकांक्षी ब्लॉक के लिए। अब इस प्रोग्राम को पूरी तरह से मतलब लागू करने के लिए एक संकल्प सप्ताह है वो शुरू किया गया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक वीक मनाया गया इसी कार्यक्रम को समर्पित। इस कार्यक्रम की प्रति लोगों की जागरूकता के लिए, इस कार्यक्रम को प्रॉपर ढंग से लागू करने के लिए। अतुल राठौर जी, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। अर्पिता पाल जी,
वेरी गुड मॉर्निंग। तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की जागरूकता के लिए, प्रॉपर ढंग से इसको लागू करने के लिए एक संकल्प सप्ताह है वो शुरू किया गया अभी हाल ही में। इसकी घोषणा हुई थी मतलब पहले सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर 30 के आसपास, और अभी इसको जनवरी में ही स्टार्ट किया गया है। तो एक भारत सरकार का प्रोग्राम है। पहले आकांक्षी जिला के नाम से चल रहा था, अब इसको जिला से भी नीचे अगली इकाई जो होती है प्रशासन की वो ब्लॉक की होती है। तो ब्लॉक लेवल पे इस प्रोग्राम को लेकर के गए हैं और 500 ब्लॉक को चिन्हित किया गया है पूरे देश भर में, है ना, और लगभग 330 प्लस डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इनको चिन्हित किया गया है। अब यहाँ पे सरकार के जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं उनको प्रॉपर ढंग से मॉनिटरिंग की जाएगी, लागू किया जाएगा। ये इस प्रोग्राम में है। तो किसने स्टार्ट किया है? नरेंद्र मोदी ने किया। ये संकल्प सप्ताह किससे रिलेटेड है? ये एबीपी प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड। एबीपी प्रोग्राम क्या है? आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम है ना। ऐसे मतलब ब्लॉक जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने के लिए ये प्रोग्राम है शुरू किया गया है। अनुप्रिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला गया है? तो यहां से दो चीजें निकल गया है। एक तो पश्मीना क्राफ्ट, ये फैक्ट है कि भाई पश्मीना क्राफ्ट कहां से रिलेटेड है, डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है। तो पश्मीना सोल के नाम से आपने सुना होगा, है ना। पश्मीना जो क्राफ्ट है वैसी क्राफ्ट भी बनती है। पश्मीना सोल का नाम आपने सुना होगा, तो पश्मीना क्राफ्ट भी वहीं से रिलेटेड। दूसरा इसमें है जीआई टैग। तो सबसे पहले तो अपन जीआई टैग को जानते हैं कि जीआई टैग क्या है। जीआई टैग की मतलब ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या भौगोलिक संकेतक, ऐसी वस्तुओं को या ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में मतलब उत्पादित होता है या वहीं पाया जाता है, और उसमें मतलब कुछ उस भूगोल की, वहां की लोकल, उसमें कुछ यूनिक विशेषताएं होती है जो दूसरों से उसको अलग करती है। हाँ बिल्कुल, करंट अफेयर्स कोई भी एग्जाम हो सभी में आता है ना, चाहे छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, कोई सा भी हो, नेशनल लेवल का और स्टेट लेवल का करंट अफेयर्स से सभी जगह पूछा जाता है। तो मेन क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, उस हिसाब से करेंगे तो काफी कुछ चीजें अपनी कवर हो जाती है। हाँ, तो एक तो जीआई टैग, तो इसको भौगोलिक संकेतांक है ना, भौगोलिक संकेतक या संकेतक के रूप में इसको जाना जाता है। अब ये क्या करता है? ये पहचान देता है मार्केट में, उस प्रोडक्ट को क्या करता है? पहचान देता है। जैसे बीकानेरी भुजिया है, तो बीकानेरी भुजिया अपने नाम से जाना जाता है, वो टेस्ट के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार त्रिपुती है ना, वो एक जगह है वहां तमिलनाडु में, वहां के एक मंदिर भी है वहां पे बालाजी का, तो उसके हिसाब से वहां के लड्डू होते हैं, वो फेमस है। इसी प्रकार जैसे कोटा डोरिया, कोटा में एक साड़ियां बनती है, वो फेमस है। अलग अलग बिहार की जो लीची है, मुजफ्फरनगर वगैरह की वहां की, तो वो उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इस टाइप से अलग अलग जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या है? जीआई टैग दिया जाता है। जो उस वस्तु की एक तरह से वहां की उसमें कुछ यूनिक विशेषता पाई जाती है, वो उसको प्रदर्शित करते हैं और उसके नाम से उसका मार्केट भी एक तरह से सेफ हो जाता है ना। तो जीआई टैग इसको दिया गया। कहां का है ये पश्मीना क्राफ्ट? तो ये आपके जम्मू कश्मीर का है। कहां का है? पश्मीना क्राफ्ट। ये एक हैंडीक्राफ्ट होता है जो पश्मीना क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये पश्मीना क्राफ्ट कहां से रिलेटेड? जम्मू एंड कश्मीर से, है ना, JNK से रिलेटेड है। और वहां के एक बसोली करके जगह है, बसोली, वहां पे बनता है ये। बसोली करके जगह है, बसोली पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है, पुरानी पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है, बसोली चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बसोली करके जगह है, वहां पे ये बनता है क्राफ्ट, अर्थात हस्तशिल्प से निर्मित कुछ वस्तुएं बनती है, उनको हाँ टेराकोटा है, बिल्कुल टेराकोटा गोरखपुर का भी है। तो और भी बहुत सारी जगह का, ये सब लोकल मतलब प्रोडक्ट होते हैं और उनकी पर्टिकुलर वो वहीं पे कुछ विशेषता होती है, वहीं पे बनता है एक तरह से, है ना। तो इस टाइप से जैसे दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग टी है, उसमें कुछ स्पेशल मतलब एक वहां की भूगोल की वजह से, वहां की भौगोलिक विशेषताओं की वजह से एक पर्टिकुलर कोई खुशबू या उसमें टेस्ट होता है, वो दूसरी चाय में नहीं होता है। चाय तो और भी सब जगह होती है, आसाम में भी खूब सारी होती है, लेकिन दार्जिलिंग की है। इसी प्रकार जैसे बासमती राइस है, तो वो अपनी अलग टेस्ट के लिए जाना जाता है। तो ये इस टाइप के कोई भी मतलब एक तरह से कोई यूनिक
चीज होगी उसको इस टाइप से ये दिया जाता है। तो ये अभी पश्मीना क्राफ्ट है, कहाँ की है, और पश्मीना क्राफ्ट पश्मीना सोल भी होता है जो ओढ़ने में है ना लेडीज वगैरह यूज करती है, कश्मीर से आता है ना, वहां पे जो बकरी होती है उसकी जो ऊन होती है उससे बनता है। तो ये आपके कश्मीर से रिलेटेड है पश्मीना क्राफ्ट, अर्थात ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड वस्तु है। कहाँ पे बनती है, बसोली करके जगह है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। बसोली चित्रकारी के लिए भी जाना जाता है, बसोली पेंटिंग स्टाइल है वो भी है ना, तो वहां पे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला सिल्क टेक पार्क, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किस जिले में बनाया गया। सिल्क का मतलब क्या होता है आपके, है ना, जो ये रेशमी वस्त्र होता है, रेशम। सिल्क का मतलब क्या है, रेशम। तो रेशम से रिलेटेड है ये, रेशम के वस्त्र वगैरह बनते हैं, रेशम भी बनता है। आजकल तो क्या कृत्रिम तरीके से भी रेशम बनने लग गया है। पहले के समय में क्या है, केवल नेचुरली जो रेशम है ना पौधे पे तो वो कीड़े वगैरह होते हैं उससे बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, पिछला भी पढ़ लीजिएगा रिकॉर्डेड में, और जो भी है वो भी पढ़ लीजिएगा, वो भी उसी स्टाइल में सारा मतलब तरीके से ही करवाया हुआ है सारा, और ये भी अपन को देख लेना है ना, ये लेटेस्ट हो जाएगा। अपन अब कंटिन्यू अपन करेंगे क्लास है, तो ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट तक कंटिन्यू हो जाएगा, और पिछला अपन ने कर ही रखा है उस टाइप से जो भी है। तो सिल्क का मतलब होता है रेशम। तो रेशम पालन से संबंधित रेशम की मतलब वेराइटी होती है, जैसे इरी है ना, इस टाइप का नाम से, एक मूंगा है ना, मूंगा नाम से होता है ना, इस टाइप से। तो ये अलग अलग प्रकार की किस्में है, रेशम की कुछ किस्में होती है अलग अलग प्रकार की, है ना। तो उसके लिए एक पचमढ़ी करके जगह है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। रेशम के लिए, रेशम उत्पादन से संबंधित मतलब रिसर्च वगैरह करने के लिए, वहां पे पौधे लगाने के लिए इस प्रकार का एक सिल्क अर्थात रेशम और टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उसमें साथ में। ये सिल्क और टेक मतलब टेक्नोलॉजी, इस प्रकार का एक पार्क बनाया गया है जहां पे नेचुरल तरीके से रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा इसमें क्या होगा, रेशम उत्पादन से संबंधित कामकाज होंगे। कहां पे बनाया गया है, तो ये आपके पंचमढ़ी, कहां पे है, पंचमढ़ी वैसे भी एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, और मध्य प्रदेश में है ना। कहां पे है, पंचमढ़ी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और एक हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल भी है, पंचमढ़ी है वो पर्यटक स्थल भी है। खूब सारे पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए जाया करते हैं, तो ये पर्यटक स्थल के लिए भी जाना जाता है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है यहाँ पे, है ना, वो पहाड़ियां है उसमें स्थित है। तो ये पहला है, और वहां के लोकल जो मंत्री है एमपी के, उन्होंने इसका उद्घाटन अभी किया है। अमित कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पता चल गया आपको कि ये इस प्रकार का पहला पार्क है जिसमें मतलब सिल्क उत्पादन से संबंधित कामकाज है, डेवलपमेंट है ना, वो किए जाएंगे। और कहां पे बनाया गया, पंचमढ़ी में बनाया गया है। फिर है, हाल ही में पेडल टू जंगल का 7वां संस्करण बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाएगा। ये हो गया है वैसे, किया जाएगा क्या अब तो ये पेडल टू जंगल मतलब साइकिलिंग रेस का, एक साइकिलिंग जो होती है उसका, एक साइकिल चलाने की जो रेस होती है उसका एक ये है ना साइकिल रेस होती है, वो है ये एक तरह से, और प्रतिवर्ष आयोजित होती है। प्रतिवर्ष ये आयोजित होती है कहाँ पे, उदयपुर से बांसवाड़ा के बीच में साइकिल रेस है, राजस्थान में आयोजन किया जाता है इसका। जिला प्रशासन, उदयपुर के जिला प्रशासन और एक एनजीओ है वहां का, उसके द्वारा इसका आयोजन होता है राजस्थान के है ना। और ये अभी हाल ही में बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। ये उदयपुर से स्टार्ट होता है और बांसवाड़ा तक मतलब पूरा का पूरा एक मतलब अलग प्रकार का ट्रेन है, उसमें ये आयोजित किया जाता है। और अभी हाल ही में ये है ना बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा कहाँ पे है, राजस्थान में। तो इसमें पूछा क्या गया है कि बांसवाड़ा में आयोजित हुआ है 7वां संस्करण। ये 7 मतलब इस प्रकार की 7वीं संस्करण है, और नाम क्या है इसका, साइकिल रेस है ये, क्या है जिसका नाम है पेडल टू जंगल। पेडल मतलब साइकिल के पेडल है ना, पेडल टू जंगल, इस प्रकार का इसका नाम रखा गया है। और कहां पे आयोजित होता है, तो ये आपके उदयपुर से लेकर के, झीलों की नगरी उदयपुर से लेकर के बांसवाड़ा तक इसका आयोजन किया जाता है। शिषपाल जी, राधे राधे।
हिमांशु जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों के समझ में आया गया होगा कि ये क्या है, पेडल टू जंगल साइकिल रेस है। साइकिल है ना, साइकिलिंग होती है ना, तो वो उसका एक इवेंट होता है। कहाँ पे आयोजित होता है? राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा के बीच का एक पूरा ट्रेन है, पहाड़ी एरिया है पूरा का पूरा, उसमें जंगल से साइकिल को, हाँ जंगल से साइकिल रेस है वो होती है, और काफी अच्छा ये एक तरह से प्रोग्राम हो जाता है। तो ये पूछा है कि किस जिले में, ये जिला किस राज्य में? तो राजस्थान में। बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिण वाले पार्ट में है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है ना, राजस्थान के इस हिस्से से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला? तो जीआई टैग तो आप जान चुके हैं कि जीआई टैग क्या होता है, इसकी बात अपन कर चुके हैं। अभी एक और जीआई टैग है ना, तो जीआई टैग मिला है, किसको मिला गया? तो ये खामती करके इस टाइप का एक चावल होता है, राइस है, इस प्रकार का ये राइस है। अब इसकी कुछ अलग विशेषता है, दूसरे राइस से इसकी कुछ अलग विशेषता है, इसलिए इसको ये दिया गया है। कहां का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का ये राइस है। अरुणाचल प्रदेश में ये इस प्रकार का राइस होता है, इसकी थोड़ी अलग विशेषताएं होती है, थोड़ा चिपचिपा टाइप से, मतलब इस प्रकार का, तो ये अलग प्रकार का। और ये अपना सीमावर्ती स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, है ना, तो वहां पे ये पैदा होता है। नाम क्या है? खामती या खमती चावल, और इसको अभी जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग के बारे में अपन पिछले क्वेश्चन में भी जान चुके हैं कि जीआई टैग क्या होता है। सचिन पाल जी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो देखिए, एक तट मंदिर, तट मंदिर का मतलब क्या होता है? जो तट पे बना हुआ है ना, तट मंदिर मतलब तट पे। और तट को क्या बोलते हैं? शोर भी बोलते हैं, है ना, शोर। तो इसको शोर मंदिर भी बोले, तट को शोर भी बोलते हैं, तो इसको शोर मंदिर भी बोला जाता है, इसको शोर मंदिर भी बोला जाता है, इसको शोर मंदिर भी बोला जाता है। कहां पे है? तो देखिए आपने, है ना, तो ये तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। यहाँ पे तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी वाला जो कोस्ट है वहां पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी वाला जो कोस्ट है वहां पे स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जगह का नाम क्या है? तो जगह का नाम है ममलपुरम, है ना, ममलपुरम करके जगह है, वहां पे स्थित है ये। तो ये बंगाल की खाड़ी में ममलपुरम करके जगह तमिलनाडु में, वहां पे ये तट मंदिर है। तट मंदिर कैसे हुआ? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के तट पे है, बंगाल की खाड़ी के। और ये जो साउथ की मंदिर स्टाइल शैली होती है, द्रविड़ शैली का मंदिर है, और काफी पुराना 7वीं 8वीं शताब्दी का पुराना मंदिर है पहले का। तो ये आपके इस टाइप से यहाँ पे तमिलनाडु में ममलपुरम करके जगह है, वहां पे बना हुआ मंदिर है। और मंदिर का नाम क्या है? शोर मंदिर या तट मंदिर। अब इसको तट मंदिर क्यों कहते हैं? शोर का मतलब क्या होता है? शोर का मतलब होता है समुद्र तट, है ना, तो तटवर्ती स्थान पे निर्मित मंदिर है। तटवर्ती क्यों? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आ जाती है ना, तो बंगाल की खाड़ी के तट पे। जैसे सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, सोमनाथ का जो मंदिर है वो भी कैसा है? वो भी बिल्कुल समुद्र के तट पे बना हुआ है। उस मंदिर के जस्ट पीछे जो दीवार है उससे बाद में समुद्र स्टार्ट हो जाता है एक तरह से, है ना, तो वो भी तटीय मंदिर है, वो तट पे बना हुआ मंदिर है। इसी प्रकार ये मंदिर भी क्या है? तट पे बना हुआ मंदिर है। कहां पे है? तमिलनाडु के ममलपुरम में बना हुआ मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी और रिलायंस फाउंडेशन ने किस प्रोग्राम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो परिषद है, काउंसिल जो है ना, आपने नाम सुना होगा ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ या ओलंपिक परिषद, उसके बीच में और रिलायंस फाउंडेशन है ना, रिलायंस फाउंडेशन के बीच में एक समझौता होता है, एक एमयू पे मतलब साइन होते हैं, समझौता होता है। किसके बीच में होता है? तो आईओसी अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बनी हुई है उसके प्लस आपके रिलायंस फाउंडेशन के बीच में, रिलायंस फाउंडेशन जो है उसके बीच में। अब इसमें समझौते में क्या तय किया गया है? इस समझौते में तय किया गया है एजुकेशन पे। किससे रिलेटेड है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। जो एजुकेशन है स्कूल्स में, है ना, स्कूल्स में स्कूल्स एजुकेशन है उस पे काम किया जाएगा मिल करके। स्कूल्स जो एजुकेशन है, स्कूल शिक्षा जो है
वहां पे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है उनको मतलब जो आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ या ओलंपिक कमेटी है उसके जो नॉर्म से खिलाड़ी वगैरह कैसे किस टाइप से मतलब वहां पे क्या है ना, वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो स्कूल शिक्षा से रिलेटेड प्रोग्राम है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है। किस पे अभी समझौता हुआ है, किसके बीच में? तो समझौता हुआ है आपके IOC और आपके रिलायंस फाउंडेशन के बीच में। ये क्या करेंगे? ये स्कूली शिक्षा से संबंधित अर्थात स्कूल्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में किस प्रकार के जो आचार संहिता होती है, किस प्रकार वहां खिलाड़ी जाते हैं, उनको क्या ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें बताई जाएगी। अभिषेक कुमार जी, सर करंट से कितने क्वेश्चन आएंगे? करंट से क्वेश्चन डिपेंड करता है एग्जामिनर और अपने सिलेबस के, कि आपने सिलेबस में क्या क्या चीजें करंट से दे रखी, उस हिसाब से एक बैलेंस पेपर आता है। तो करंट के क्वेश्चन हर पेपर में रहते ही है, लगभग 10 से 15% क्वेश्चन कोई भी होता है उस पेपर में रहा करते हैं, कभी कभार कम ज्यादा हो जाते हैं ना। तो अपन को उसी हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना होता है। सिलेबस में कितना टॉपिक क्या उसमें दिया हुआ है, तो नेशनल लेवल का करंट तो हर क्वेश्चन मतलब हर पेपर्स में आता ही आता है। तो अपने कुछ क्वेश्चंस इन क्लासों के माध्यम से तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृषि विज्ञान कांग्रेस, कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ? ये अच्छा है, ये राष्ट्रीय लेवल का इवेंट है अपना आप में। तो कृषि विज्ञान कांग्रेस है ना, तो कृषि से संबंधित मतलब रिसर्च करने के लिए कृषि में विज्ञान का उपयोग कैसे हो सकता है। कांग्रेस का मतलब कोई पार्टी से नहीं है यहाँ पे, मतलब एक आपका सम्मेलन होता है ये, है ना। तो कृषि विज्ञान कांग्रेस मतलब एक समिट होती है, किससे रिलेटेड? एग्रीकल्चर में साइंस का कैसे उपयोग हो उससे रिलेटेड है ये। तो ये अभी इसका हाल ही में ये प्रतिवर्ष आयोजन होता है और भारतीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का मतलब जो संस्था बनी है उसके द्वारा इसका आयोजन होता है। अभी हाल ही में ये इसका आयोजन है वो आपके कहां पे हुआ है? केरला में आयोजन हुआ है। कहां पे आयोजन हुआ है इसका? अभी हाल ही में केरल में इसका आयोजन हुआ है। तो केरल तो आपको पता होना चाहिए केरल कहां पे है? यहाँ पे कोची है। केरल में क्या है? यहाँ पे कोची करके जगह है, वहां पे इसका आयोजन हुआ है। कोची में है ना, कोची कहां पे है? केरला में। तो केरल में इसका आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पे हुआ है? कोची, केरला में। और किसके लिए होता है, क्या है? प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है ना। और क्या इसका मोटो क्या रहता है? कृषि में मतलब विज्ञान का कैसे अपन मैक्सिमम है वो चीजें देख सकते हैं, वो वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो मतलब आप बागवानी वगैरह करते हो ना, बागवानी तो पौधे वोधे लगाते हो आप, उनका ध्यान वगैरह रखते हो। तो बागवानी को लेकर के एक इस प्रकार का सेमिनार टाइप से एक्सपो है ये, है ना। एक्सपो है बागवानी को लेकर के, जिसका नाम क्या है? ये बागवानी को लेकर के पेड़ पौधे वगैरह का यहाँ पे प्रदर्शन किए गए। गार्डनिंग, बागवानी का मतलब गार्डनिंग, आप गार्डन तैयार करते हो, घर पे लगाते हो, तो उसी को लेकर के इस टाइप का एक एक्सपो है जिसका पूरा नाम है लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023। अब इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये आपके नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। तो बागवानी बहुत सारे लोगों की क्या होती है, बागवानी हॉबी के रूप में होता है ना, पौधे वगैरह लगाना, उनकी देखभाल वगैरह करना। हाँ बिल्कुल, करंट से कोई क्वेश्चन आता है तो वहां बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्लास में तैयार ही हो रहे हैं साथ में, दिक्कत कहां है इसमें ना। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय, इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या था। अपन ने तो इसमें उद्देश्य पूछ लिया है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये ऑपरेशन अजय है वो किससे रिलेटेड है। तो अभी आपको पता है पिछले समय क्या हुआ था, इजराइल और हम है ना हमास के बीच में, इजराइल हमास ने क्या किया, इजराइल पे अटैक कर दिया था, है ना। इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई शुरू हो गई थी इजराइल में, है ना, तो वहां से अब इजराइल में खूब सारे भारतीय भी रहते हैं, इजराइल में खूब सारे क्या है भारतीय लोग भी रहते हैं। अब उनको निकालने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। भारतीय लोग जो रहते हैं इजराइल में, उनको वहां से सेफ सुरक्षित निकालने के लिए
इजराइल से वहां से सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा, है ना, सुरक्षित निकास के लिए, ताकि वो युद्ध में मतलब चपेटे में नहीं आए, तो इसके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया, ऑपरेशन अजय। इस क्या नाम था इसका? ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय है वो इजराइल और हमास, अभी युद्ध चल रहा है ना, इनके बीच में युद्ध हो गया था, वार शुरू हो गया था, तो उस वार से निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए? भारतीय मूल के या भारतीय लोग जो इजराइल में रहते हैं उनको निकालने के लिए ये भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय नाम से एक मतलब ऑपरेशन चलाया गया, और वहां पे मतलब निकाले गए। तो इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए, है ना, बी इसका आपका राइट आंसर होगा। और अब इसका उद्देश्य पूछ लिया, अब आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं अगले एग्जाम में जब भी कोई होगा तो उसमें कि ऑपरेशन अजय का संबंध किस देश से है ना, क्या था इसमें, तो आपको पता होना चाहिए। इसके तहत क्या किया गया था? इजराइल से भारत के जो लोग हैं उनको निकाला गया था। क्यों निकाला गया? क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई, युद्ध शुरू हो गया था, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जो लोग वहां रहते हैं उनको निकालना जरूरी हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की, यह क्वेश्चन भी अच्छा है, कि 20वीं दौर की बैठक की है। तो देखिए भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, आपको पता है भारत और चीन के बीच में क्या है? सीमा विवाद की स्थिति है, सीमा बॉर्डर डिस्प्यूट है, सीमा विवाद है, उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। उसके समाधान के लिए, इसके समाधान के लिए भारत और चीन ने एक क्या कर रखा है? एक मतलब कोर कमांडर स्तर की बैठक की, है ना, दोनों तरफ से सेना के जो कमांडर है वो बात करेंगे वहां पे। कोर कमांडर स्तर की जो वार्ता है उसका आयोजन किया गया, और इस प्रकार की वार्ताएं कितनी हो चुकी है? इस प्रकार की वार्ताएं 20 बार आपस में वो बैठ चुके हैं। कितनी बार हो चुकी है? 20 बार इस प्रकार की वार्ता है वो हो चुकी है। हालांकि अभी भी समस्या जस की तस है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा पिछले टाइम में भारत और चीन के बीच में कई जगह वहां पे, है ना, प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे डोकलाम वगैरह में। तो वहां का मतलब ट्रेन ही इस प्रकार का है कि दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है। तो अभी हाल ही में इस प्रकार की जो बैठक है वो चीन के साथ में, चीन की तरफ से, है ना, अपनी तरफ से अनिल गोस्वामी करके जो कोर कमांडर थे लद्दाख रीजन के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उनकी तरफ से यांग ली करके कोई कोर कमांडर है सेना की तरफ से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच में इस प्रकार की मीटिंग से वो आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया सघन इंद्रधनुष मिशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये। तो सघन इंद्रधनुष मिशन 5.0 किस मंत्रालय की एक पहल है? तो सबसे पहले तो अपन यही जान लेते हैं कि इंद्रधनुष मिशन है, अब उसके आगे सघन लगा दिया है। ये पहले से ही चल रहा था, मतलब इंटेंसिव हो गया अब एक तरह से। ये इंद्रधनुष मिशन, अब इंद्रधनुष मिशन क्या है? ये एक टीकाकरण अभियान है। अब इसका 5वां चरण चल रहा है। अब क्या चल रहा है? 5.0। तो ये अब इसका 5वां चरण चल रहा है। 4 चरण इसके पहले ही हो चुके हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ये बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण, टीके लगते हैं ना बच्चों के, तो टीकाकरण से रिलेटेड है। बच्चों के जो टीकाकरण होता है बच्चों का, वो टीके लगते हैं। इसमें 7 प्रकार के अलग अलग प्रकार के टीके हैं बच्चों के, वो लगाए जाते हैं जन्म से पहले से लेकर जन्म के बाद तक के, है ना। तो ये बच्चों के टीकाकरण को लेकर के है। अब इसका 5वां चरण है। ये जो वर्तमान में है वो क्या है? इसका 5वां चरण है। ये पहले से चला आ रहा है। अब इसको नाम क्या दिया गया है? 5वां चरण है, और इसको नाम दे दिया गया सघन। अर्थात अब इसको थोड़ा और इंटेंसिव किया जाएगा, गहराई से, एक तरह से ढूंढ, बच्चों को मतलब खोज करके ढूंढ करके उनके टीके लगाए जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटे। तो ये 5वां चरण है इस प्रोग्राम का, भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। किसका प्रोग्राम है? भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम भारत सरकार का प्रोग्राम है। अब भारत सरकार का है तो बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड एक तरह से। तो
कौन सा मंत्रालय चलाएगा? स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड है तो कौन सा मंत्रालय चलाएगा? स्वास्थ्य। भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एंड परिवार कल्याण अर्थात फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो है ना, परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसका चलाया जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? गुजरात से ना, मनसुख मांडविया। हाँ, तो उनके द्वारा ये प्रोग्राम है वो चलाया गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं कि इंद्रधनुष मिशन का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। किससे है? टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए यहां से एक दो चीजें तो ये निकल के आती है कि गृह मंत्री अमित शाह है, साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी है। तो एक ये सामाऊ गांव है, ये एक सामाऊ, वहां पे सामाऊ शहीद स्मारक बनाया गया है और एक पुस्तकालय बनाया गया है। शहीद स्मारक और पुस्तकालय बनाया गया। कहां पे है ये गांव? ये एक्चुअली गांव है, क्या है? एक गांव है, और गांव कहां का है? गांधीनगर, गुजरात का। कहां का गांव है? गांधीनगर, गुजरात में स्थित गांव है। गुजरात की राजधानी है ना गांधीनगर, वहीं पे ये स्थित गांव है, वहां पे ये बनाया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में गृह मंत्री के द्वारा किया गया है, गृह मंत्री के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, जो शहीद हुए हैं उनके मतलब एक स्मारक बनाया गया उनको लेकर के, उनके लिए। तो ये गुजरात का एक जगह है, सामाऊ गांव है। कहाँ का है? गांधीनगर, गुजरात का गांव है। उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। अमित शाह के पास में कौन कौन से मंत्रालय है? तो अमित शाह के पास में 2 मंत्रालय हैं। एक तो वो होम मिनिस्टर है, साथ ही साथ उनके पास में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी है। बिल्कुल गुजरात के गांधीनगर के पास में ये गांव है, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक वॉक फॉर फ्रीडम, वॉर नहीं, वॉक फॉर फ्रीडम का उद्देश्य क्या है? ये दिल्ली में आयोजित की गई इस प्रकार की एक मैराथन टाइप से थी, जिसका नाम है वैश्विक वॉक फॉर फ्रीडम। वैश्विक वॉक मतलब आप पैदल चलते हैं ना, वो वॉक फॉर फ्रीडम। तो ये अभी इसका आयोजन हुआ, कहां पे हुआ? तो आपके नई दिल्ली में हुआ। कहां पे आयोजन हुआ? तो एक तो इसका आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ। क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो था एक तरह से मतलब जैसे एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं तो एक तो प्रॉपर चैनल से जाए, एक तस्करी के रूप में मतलब इस टाइप से गलत तरीके से जाते हैं ना, तो उस टाइप से मतलब मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। तो मानव तस्करी जो होती है ना, मानव तस्करी जो होती है वो मानव तस्करी के बारे में मतलब जागरूकता बढ़ाना। है ना, मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। वैश्विक वॉर फॉर फ्रीडम अर्थात पूरी दुनिया में घूमने फिरने का एक मतलब फ्रीडम होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या है गलत तरीके से बिना कागज बनाए इस टाइप से चले जाते हैं ना, तो उनको तस्करी के रूप में जाते हैं, है ना, वो अलाउ नहीं होता है, सरकारों के नियम होते हैं अपने अपने। तो उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एक तरह से ये प्रोग्राम चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र है वो लॉन्च किए हैं? तो देखिए प्रमोद महाजन भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, प्रमोद महाजन। हालांकि एक ट्रेजेडी हुई इनके साथ में और इनके बड़े भाई ने इनको गोली मार दी थी और ये खत्म हो गए थे। तो ये महाराष्ट्र से आते थे। कहां से थे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता थे, है ना। तो हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम।
अब महाराष्ट्र से आते हैं, तो महाराष्ट्र में जो सरकार है उसने इनको मतलब एक तरह से याद करने के लिए या इनको एक तरह से है ना इनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए महाराष्ट्र की जो सरकार है, एकनाथ शिंदे है वहां के मुख्यमंत्री। तो महाराष्ट्र की सरकार ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने इनके नाम से क्या किया है, एक 511 ग्रामीण कौशल केंद्र, मतलब गांव में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां पे ग्रामीण कौशल अर्थात स्किल कुछ सिखाया जाएगा, कामकाज। उन कौशल विकास केंद्र इनके नाम से खोले गए। विकास केंद्र है वो प्रमोद महाजन के नाम से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी उस दौरान ये मंत्री वगैरह थे उनके साथ में। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में, और इसका लॉन्च किया है, किसके द्वारा करवाया गया, ये आपके पीएम के द्वारा करवाया गया। महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के, सीएम कौन है, तो एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे। किस पार्टी से आते, शिवसेना। अलग होकर के शिवसेना बना ली, अब हालांकि कोर्ट ने इन्हीं की शिवसेना को मूल शिवसेना का दर्जा दे दिया है। बिल्कुल जो इसमें अपन कर रहे हैं ये मेन क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, और किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नेशनल लेवल का करंट है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक आध बार और देख लीजिएगा, तब तक आप लोगों को ये याद हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है। तो देखिए अभी ये इस प्रकार की ट्रेन बनाएगी, ये सेमी हाई स्पीड की मतलब रीजनल रेल सेवा का नाम पूछा गया है। तो उसका नाम क्या है, रैपिड एक्स। उसका नाम है रैपिड, है ना, रैपिड एक्स नाम रखा गया है, रैपिड एक्स। रैपिड एक्स इस प्रकार का नाम उसका रखा गया है। कहां पे चलेगी, तो दिल्ली के जो आसपास के एरिया है, दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पे चलेगी। और इस प्रकार ये ट्रेन है, और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और इसका अभी हाल ही में मतलब नाम रखा गया है रैपिड, है ना, रैपिड रेल एक्सप्रेस के नाम से शॉर्ट बना दिया गया इसका, है ना, रैपिड रेल एक्सप्रेस के नाम से इसका रैपिड एक्स करके शॉर्ट नाम बना दिया गया। दिल्ली और उसके आसपास के जो एरिया है वहां पे चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन चक्कर 2 का नेतृत्व किस एजेंसी ने किया। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन चक्कर 2, तो ये पहले तो ऑपरेशन चक्कर है किससे रिलेटेड, तो ये साइबर अपराध, साइबर क्राइम जो होता है आजकल आपको पता है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनके माध्यम से लोग अपराध करते हैं ना, इनके माध्यम से क्या करते हैं, क्राइम करते हैं। तो वो साइबर अपराध होता है। मोबाइल, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई क्राइम किया जाता है तो इसको अपन क्या कहेंगे, साइबर क्राइम कहेंगे। तो साइबर क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए, साइबर क्राइम से संबंधित था ये ऑपरेशन चक्कर 2, है ना। इस पे नियंत्रण के लिए ये प्रोग्राम या ये कार्यक्रम है वो चलाया गया, अभियान चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, तो सीबीआई के, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है, केंद्रीय, है ना, सीबीआई के द्वारा एक साथ देश भर में खूब सारे 100+ जगहों पे क्या की गई, सीबीआई के द्वारा अभी इसको चलाया गया। सीबीआई के द्वारा, है ना, किसके द्वारा चलाया गया, सीबीआई के द्वारा। देश भर में क्या इसके अंतर्गत क्या किया गया था, देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पे इस प्रकार छापेमारी की गई थी। देश भर में क्या किया गया था, अचानक से मतलब छापे मारे गए थे, पूरे देश में अलग अलग जगहों पे छापे मारे गए थे। और प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन का, ऑपरेशन चक्कर 2। ऑपरेशन चक्कर 2 पिछले साल भी चलाया गया था, इस साल भी चलाया गया है। और किससे रिलेटेड है, साइबर क्राइम से रिलेटेड है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में ये भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव अर्थात भारत की सेना के जवानों का जो
एक गौरवशाली परंपरा रही है, उनकी एक गौरवशाली विरासत रही है, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। एक फेस्टिवल का आयोजन कहां पे हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। कहां पे हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका। नई दिल्ली में आयोजन हुआ। उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। किसने किया? रक्षा मंत्री ने। अब रक्षा मंत्री कौन है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब इसमें इस फेस्टिवल में क्या दिखाया जाएगा? भारतीय सेना के जो एक मतलब भारतीय सेना है उसकी जो एक गौरवशाली परंपरा रही है ना, भारतीय सेना की गौरवशाली जो परंपरा रही है और उसका एक मतलब विरासत रही है, उसको दिखाया गया था। उसका क्या किया गया? यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, चित्रों में इस टाइप से प्रदर्शन किया गया। तो बच्चे वगैरह सब आकर के वहां पे देखे और समझे कि भारतीय सेना ने मतलब किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी क्या है, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में मतलब एक तरह से अपना योगदान दिया है, वो सब इसमें बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किस विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो फिक्की क्या है इसको समझते हैं। फिक्की क्या है? ये आपको पता होना चाहिए कि फिक्की क्या है। फेडरेशन ऑफ मतलब इंडस्ट्रीज एंड है ना कॉमर्स, इस टाइप से फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करके एक संगठन बना हुआ है, मतलब उद्योग और व्यापार का संगठन है। किस प्रकार का संगठन है? उद्योग और व्यापार का। उद्योग और व्यापार को लेकर के प्राइवेट एक संगठन है। उद्योग और व्यापार का एक संघ है, ये एक तरह से संगठन है। अभी इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है, वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, वो है अनिश शाह। अनिश शाह, अमित शाह नहीं, अनिश शाह करके वो है। अब ये क्या करते हैं, इस प्रकार की खूब सारी मतलब सोशल एक्टिविटीज वगैरह भी संचालित करते हैं समाज के लिए। तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ में एक मतलब महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो है ना, वुमेन एम्पावरमेंट महिलाओं के लिए मतलब एक यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम चलाएंगे ये। तो किस यूनिवर्सिटी के साथ में इन्होंने MOU किया है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में है। कहां पे है? अमृतसर में। अमृतसर की जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ में इन्होंने क्या किया है, अभी एक समझौता किया है और ये यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम्स चलाएंगे जो महिलाओं को सशक्त करेंगे, है ना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर सहकारिता के माध्यम से उन्नत और पारंपरिक बीजोत्पादन अर्थात सीड प्रोडक्शन है, उस पे राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो देखो इस प्रकार का एक आयोजन है अभी हाल ही में भारतीय मतलब बीज उत्पादन सहकारिता बीज उत्पादन करके एक संस्था बनी हुई है, भारतीय बीज उत्पादन SSL करके एक संस्था है। ये क्या करती है? कोऑपरेटिव की एक संस्था है ना, कोऑपरेटिव एक संस्था है और ये संस्था क्या करती है? कोऑपरेटिव के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से मतलब इस प्रकार बीज उत्पादन का काम करती है ना। भारतीय बीज और सीड लिमिटेड करके एक संस्था है और इसने अभी क्या किया है, बीज उत्पादन, बीज तो जानते हो ना, फसलों के जो बीज होते हैं उनके उत्पादन के लिए, बीज उत्पादन के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन है इन्होंने अभी हाल ही में किया था। और ये कहां पे हुआ था? ये आपके इस टाइप से ये अभी हाल ही में सूरत में इसका आयोजन हुआ है ना। तो इस प्रकार एक संस्था है, कोऑपरेटिव संस्था है, बीज उत्पादन के लिए इसका आयोजन किया गया। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अलग अलग राज्यों से रिलेटेड है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो राज्य स्तरीय घटनाक्रम में भी कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सक्षम नाम का एक प्रोग्राम है,
प्रोग्राम का नाम क्या है? सक्षम, शुरू करने की घोषणा की है। तो ये सक्षम नाम का एक प्रोग्राम है और इसका संबंध किससे है? जो स्कूल के टीचर है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर है उनको मतलब एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी इसके माध्यम से। गवर्नमेंट टीचर जो है तो उनको क्या किया जाएगा? उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मतलब है ना पढ़ाने का तरीका वगैरह उनको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। कहां पे शुरू किया गया है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, एमपी में। कहां पे शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। कहां पे? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इस प्रकार का कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सक्षम नाम से संचालित किया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर है उनको पढ़ाने का तरीका वगैरह और सिखाया जाएगा, स्मार्ट बनाया जाएगा उनको, है ना। तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आयुष बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है? आयुष बोर्ड, आयुष बोर्ड बनाया जाएगा। ये आयुष जो शब्द बना है ना, 5 प्रकार की हमारे यहाँ पे चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेद है ना, योग है ना, इसका यूनानी है, इस टाइप से होम्योपैथी है। ये अपने प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणालियां हैं, मतलब प्राचीन जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उसको मिलाकर के ये शब्द बनाया गया है। जो चिकित्सा प्रणाली या पद्धतियां हैं पुरानी, जो ट्रेडिशनल तरीके से उसमें है ना, उनको मिलाकर के ये एक शब्द बनाया गया आयुष। तो ये एक साथ एक तरह से इन 5 पद्धतियों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। और ऐसा बोर्ड, आयुष का मतलब क्या है? चिकित्सा से रिलेटेड है। तो इस प्रकार का एक बोर्ड बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है। तो आयुष का मतलब क्या है? जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है ना, योगा है, या मतलब सीधा है और होम्योपैथी है। ये इस प्रकार 5 प्रकार की है ना, 5 प्रकार की ये जो परंपरागत हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको मिलाकर के एक आयुष बोर्ड बनाया जाएगा। आयुर्वेद है, योग है, फिर आपके जैसे यूनानी है ना, दवा सिस्टम होता है ना, और सीधा है, और आपके होम्योपैथी है। इन सब को मिलाकर के इस प्रकार करंट की तो वापस से तो आज ही हुई है अपनी क्लास, और अब कंटिन्यू होगी। तो अपने आप लोगों को ये चीजें तैयार हो जाएगी, कंटिन्यू क्लास करेंगे तो, है ना। बाकी पिछला अक्टूबर तक का पहले करवाया हुआ है करंट का, और ये नवंबर का कर रहे हैं। 3-4 क्लास में ये हो जाएगा, फिर दिसंबर का भी कर लेंगे, इतना ही 3-4 क्लास का वो रहेगा, और जनवरी का भी हो जाएगा, है ना। तब तक जनवरी का भी आ जाएगा तो जनवरी का भी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो 35%, सॉरी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में, नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, नई सरकार बनी है, आपको पता है अभी चुनाव के रिजल्ट्स आए थे। तो मध्य प्रदेश की जो नई सरकार है, अब सीएम कौन है वहां के? तो मोहन यादव नए सीएम बन गए हैं वहां पे। अब कौन बन गए हैं? मोहन यादव। इनको नया सीएम बना दिया गया है। तो इन्होंने अभी ये घोषणा की है कि अब वहां पे मध्य प्रदेश में क्या होगा, जितनी भी मतलब घोषणा की है कि भाई महिलाओं के लिए 35% सीट है वो क्या है? रिजर्व रहेगी। ये 35% सीट किसके लिए रिजर्व रहेगी? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। कोई भी भर्ती होगी सरकार की तरफ से तो उसमें 35% सीटें हैं वो आपके लिए रिजर्व रहेगी, महिलाओं के लिए। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने ऐसा किया है। वहां पे 50% आरक्षण जो पंचायती राज है उसमें पहले से है महिलाओं के लिए। पंचायतें जो है, पंचायती राज जो है मध्य प्रदेश का, उसमें पहले से 50% आरक्षण दे रखा है सरकार ने। 50% सीटें हैं वो क्या है? वहां पे महिलाओं के लिए है। वहां 50% है वो महिलाएं हैं, चुनाव लड़ सकती है, तो इनके लिए रिजर्व होता है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में सरकारी जॉब होती है उसमें भी 35% आरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए ग्रीन वॉर रूम, ये पूछ सकते हैं आपसे, लॉन्च किया है? तो देखिए ग्रीन वॉर रूम, वॉर रूम क्या होता है? कोई मतलब एक तरह से
इस प्रकार का मतलब एक नियंत्रण कक्ष जहां से पूरा बैठ करके मतलब कंट्रोल किया जाता है, सारी चीजों को देखा जाता है ना, निगरानी रखी जाती है। तो ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है, किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। दिल्ली में कहां पे बनाया जाएगा? दिल्ली में बनाया जाएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली में प्रदूषण खूब सारा होता है, आपको पता ही है, दिल्ली क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रदूषित शहर है। तो वहां पे प्रदूषण, ये किसके लिए बनाया गया है? प्रदूषण पे निगरानी रखने के लिए। दिल्ली में पोल्यूशन खूब है, तो प्रदूषण पर मतलब एक तरह से निगरानी रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मैट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो सबसे पहले तो ये श्री अन्न कहां से आ गया नया, इसको जानते हैं। श्री अन्न ये मोदी जी के द्वारा दिया गया नाम है, किसका? मोटे अनाज जो होते हैं, कोरस होते हैं, उन्हीं का नाम है। मोटे अनाज जो होते हैं उन्हीं को इन्होंने अभी क्या है, नाम दे दिया था श्री अन्न। तो मोटे अनाज में क्या है? जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है ना, कोदो है, मक्का है, ये सब मोटे अनाज है। ये फाइबर युक्त होते हैं और पौष्टिक होते हैं, पौष्टिक होते हैं। तो पौष्टिक होते हैं, तो ये सारे के सारे इनको मोटे अनाज कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, अभी यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, भारत की पहल पे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 जो वर्ष था, 2023 का जो वर्ष था, उस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष घोषित कर रखा था। पता है ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, मोटे अनाज का वर्ष, ये मोटे अनाज का वर्ष घोषित कर रखा था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, है ना, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभी इस प्रकार कितना अन्न खरीदने की बात की गई? 5.82 लाख मैट्रिक टन मोटे अनाज खरीदने की बात कही गई। तो मोटा अनाज क्या है, और ये सारी चीजें आप लोगों के क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले की घोषणा की थी? तो हालांकि अब इस क्वेश्चन का ज्यादा महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान में अभी खूब सारे जिले बनाए गए थे चुनाव से पहले, है ना। पहले 50 मतलब 33 जिले हुआ करते थे, 33 से बढ़कर के 33 जिले हुआ करते थे, वो बढ़ करके 50 संख्या कर दी गई थी। कितने जिले कर दिए गए थे? 50। और चुनाव में जाने से पहले कुछ 3 जिले और बनाए गए थे, मतलब 3 जिलों की घोषणा और की गई थी, 3 जिलों की घोषणा की गई थी। हालांकि अगले दिन ही आचार संहिता लग गई थी जस्ट पास में, तो उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। उनका नोटिफिकेशन घोषणा की, लेकिन इनका अधिसूचना होती है ना, वो जारी नहीं हो पाई थी और आचार संहिता लग गई, अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी। ये 3 नए और जिले, तो 53 होने थे कुल जिले, लेकिन ये घोषणा ही होकर के रह गई, अधिसूचना जारी नहीं हो पाई, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लग गई थी, इलेक्शन की आचार संहिता लग गई थी। तो ऐसा राजस्थान में किया गया था। तो राजस्थान में अब डिस्ट्रिक्ट की संख्या आप लोग कितनी मानेंगे? 50 मानेंगे। पहले 33 थे, ये सिर्फ घोषणा रह गई। ये क्या हो गया? सिर्फ घोषणा ही रह गई और ये नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लग गई थी अगले दिन ही, और ये आपके अधिसूचना इनकी जारी हो नहीं पाई थी। पहले वाले मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। अब चुनाव के बाद में चुनाव हार गए कांग्रेस पार्टी यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई सरकार बनी है, तो हो सकता है वो इन जिलों पे भी कुछ अगला डिसीजन ले ले। तो ये एक सामान्य ऐसी जानकारी के लिए क्वेश्चन था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो गई राजस्थान में? 50 हो गई, 50 हो गई है। हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय पशु है वो घोषित किया गया है? तो गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। गंगा डॉल्फिन अर्थात गंगा नदी में पाई जाने वाली एक मछली है ना। गंगा डॉल्फिन क्या है? गंगा नदी में पाई जाती है, गंगा नदी में मिलती है। क्या है बेसिकली? तो एक मछली है, फिश है, थोड़ी अलग टाइप की फिश है, तो है फिश है ये, है ना, मछली है।
पर्टिकुलर गंगा में ही पाई जाती है, इसलिए नाम दे दिया गंगेटिक डॉल्फिन। तो गंगा मतलब नॉर्थ इंडिया वाले जो नदियां हैं उन्हीं में पाई जाएगी। अब इसको 2010 में ऑलरेडी इसको क्या है, भारत सरकार ने इसको 2010 में ही मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया जा चुका है पहले से इसको, है ना। तो संरक्षित है और जो मतलब एक एंडेंजर्ड जो प्रजाति होती है उसमें शामिल है, क्योंकि लगभग संकटग्रस्त प्रजाति है। किस प्रकार की प्रजाति है? कम ही संख्या बची है, 2-1000 के आसपास संख्या है, संकटग्रस्त प्रजाति है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसने क्या किया है, इसको राजकीय मतलब राजकीय जलीय पशु है वो घोषित कर दिया है। तो पहले से ये राष्ट्रीय जलीय जीव तो घोषित था ही, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि इसका मेन जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में ही मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? हाँ, गंगा नदी में मिलती है, इसीलिए इसको गैंगेटिक मतलब डॉल्फिन बोलते हैं। इसको सूस के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पे इस टाइप से इसको सूस भी बोला करता है। तो गंगा और उसके आसपास की जो रिवर है उनमें ही मतलब एक तरह से पाई जाती है। एक मछली है, फिश है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया? तो नीलगिरी पहाड़ी के पता है आप लोगों को? नीलगिरी ये एक बकरी टाइप की नस्ल है, बकरी और भेड़ से मिलती जुलती नस्ल है। कहाँ पे पाई जाती है? तो आप लोगों ने देखा होगा नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे है? यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे तमिलनाडु और केरला के तट पे, दोनों का जहाँ मिलन होता है वहां पे नीलगिरी की पहाड़ियां है। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पे ये एक पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। क्या है? बकरी जैसा एक जीव है, बकरी जैसा ही है, पहाड़ों पे रहता है, पहाड़ों पे रहने वाला, तो इसका वहां पे नीलगिरी तहर बोला जाता है। और ये तमिलनाडु के द्वारा अभी इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसको बचाने के लिए। अब इसकी संख्या बहुत ही कम बची है ना, अभी इसकी संख्या बहुत ही कम बची है। तो नीलगिरी आपको पता होना चाहिए, नीलगिरी आपको वैसे भी पता होना चाहिए। नीलगिरी पे एक जनजाति पाई जाती है, जनजाति है वो रहती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। इसके अलावा यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियों पे चाय की खेती होती है ना, चाय की खेती भी होती है, साउथ में चाय की खेती भी होती है यहाँ पे। और ये टोडा जो है वो नीलगिरी को अपने आप में मतलब वहां के भूस्वामी समझते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं कि हम इनके मालिक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल की शुरुआत की गई है? रोजगार प्रयाग पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार का यह आपके उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, मतलब रोजगार की संबंधित जानकारी है वो मिल जाएगी। रोजगार प्रयाग से आप यूपी मत पहुंच जाना। पोर्टल ये कहां पे शुरू किया गया है? यूके अर्थात उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें रोजगार की सूचना मिल जाएगी, है ना। रोजगार की सूचना है वो एक साथ एक जगह पे मिल जाएगी, एकीकृत रूप से एक जगह पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल है उसको गठन को मंजूरी दी है? तो आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश एक अपना राज्य है यहाँ पे जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बाघ जो है, टाइगर है ना, बाघ संरक्षण के लिए यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्वर बनाए गए हैं, बाघ संरक्षित क्षेत्र। उनके मतलब सुरक्षा के लिए, बाघ संरक्षण के लिए जो पार्क बने हुए हैं यहाँ पे, उनमें मतलब देख रेख के लिए, उनकी देख रेख के लिए, बाघों की देख रेख के लिए मतलब एक क्या है, फोर्स गठित की गई है। एक फोर्स अर्थात एक सुरक्षा बल है उसका गठन किया जाएगा और उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। कहाँ पे? इन बाघ संरक्षित क्षेत्र में, अर्थात जो नेशनल पार्क वगैरह वहां पे बना हुआ है ना, उसको वहां पे लगाया जाएगा, उसको वहां पे लगाया जाएगा। तो चलिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में और मिलेंगे, तब अपन नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।